हेलो दोस्तों, जैसा कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज चला रहे हैं उसमें हम पॉलिटी के क्वेश्चन ले रहे हैं स्टार्ट में। तो दोस्तों, आपने पहले भी पॉलिटी के क्वेश्चन देखे होंगे पिछले 2-3 वीडियो में। अब स्टार्ट करते हैं। जो ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्या है, 2022 में यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें, हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों को सॉल्व करा रहे हैं। अब हम अलग अलग सब्जेक्ट ले रहे हैं। सबसे पहले हमने पॉलिटी ले रहे हैं, पॉलिटी के बाद हिस्ट्री लेंगे, ज्योग्राफी लेंगे, इसी प्रकार हम सभी सब्जेक्ट लेंगे। तो दोस्तों, पॉलिटी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। अब जैसा कि इस क्वेश्चन को देखिए आप, भारत में न्यायालयों द्वारा जारी रिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मतलब क्या है दोस्तों, ये फंडामेंटल राइट्स कहने का मतलब है मौलिक अधिकार से क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है दोस्तों कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये रिट को लेके क्वेश्चन है दोस्तों। अब इसको पढ़िए आप। सबसे पहले क्या है दोस्तों, आप क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। आराम से पढ़ेंगे तो आपको उस क्वेश्चन को समझने में आपकी जो गलती करने की जो प्रवृत्ति है वो कम हो जाएगी। सबसे बड़ी बात गलती हमारी क्या होती है, हम जल्दीबाजी में क्वेश्चनों को पढ़ते हैं, जिसकी वजह से हमारे क्वेश्चन गलत होते हैं। तो इसके पढ़ते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारत में न्यायालयों द्वारा जारी रिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रिट के बारे में जैसे इसमें है, पहला, परमादेश किसी निजी संगठन के विरुद्ध तब तक झूठ नहीं बोला जाएगा जब तक कि उसे कोई सार्वजनिक कर्तव्य न सौंपा गया हो। अब देखो, पहली बात करते हैं, जिसे हम मेंडामस कहते हैं। पहली बात करते हैं परमादेश। अब हमको क्या है दोस्तों कि परमादेश के बारे में पता होना चाहिए। तो पहली बात क्या है इसमें, सबसे पहली बात क्या है कि परमादेश जारी कब किया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, थोड़े पेन में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन अब देखते हैं परमादेश जारी कब की जाती है रिट। तो यह अदालत की, मतलब इसको ध्यान रखना है, यह है अदालत द्वारा एक सार्वजनिक अधिकारी को जारी की जाती है। जारी किया गया एक आदेश है। किसको? सार्वजनिक अधिकारी को जारी किया गया आदेश है। जो कब जारी की जाती है, जो उसे अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो परमादेश है यह अदालत द्वारा सार्वजनिक अधिकारी है, उसको जारी की जाती है और उसे आदेश दिया जाता है कि उसे अपने जो आधिकारिक कर्तव्य है उसका पालन करने के लिए। तो इसमें पहला कथन क्या है? पहला कथन है कि परमादेश किसी निजी संगठन के विरुद्ध तब तक झूठ नहीं बोला जाएगा जब तक कि उसे कोई सार्वजनिक कर्तव्य सौंपा न जाए। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। क्यों सही है? क्योंकि मैंने आपको बताया है परमादेश कब जारी की जाती है, तो वो एक सार्वजनिक अधिकारी के आदेश दिया जाता है कि वो अपने कर्तव्यों का पालन करे। और इसमें क्वेश्चन में दे क्या रखा है कि परमादेश किसी निजी संगठन के विरुद्ध तब तक झूठ नहीं बोला जाएगा जब तक कि उसे सार्वजनिक कर्तव्य को सौंपा ना जाए। बिल्कुल बात सही है दोस्तों। अगला कथन क्या है दोस्तों? अगला कथन कि परमादेश किसी कंपनी के खिलाफ नहीं, भले ही वो सरकारी कंपनी हो। तो ये बात गलत है दोस्तों, ये बात बिल्कुल गलत है। यह परमादेश जो है सरकारी कंपनी के मतलब एक प्रकार से खिलाफ तो जारी की जा सकती है, निजी कंपनी के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती। तो इसका पहले ध्यान रखना है आपको कि दोस्तों, यह किसी भी सार्वजनिक निकाय और निगम जैसे कि न्यायालय हो गया, सरकार हो गया, उसके खिलाफ इसी उद्देश्य से जारी किया जा सकता है। तो ये बात दोस्तों एक प्रकार से ये बात बिल्कुल क्या बोल सकते हैं हम, तो इसलिए कथन गलत है। क्यों गलत है? कि इसमें लिखा हुआ क्या है दूसरे कथन में कि किसी कंपनी के खिलाफ नहीं, भले ही वो सरकारी कंपनी हो। लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, सरकारी कंपनी के खिलाफ तो जारी की जा सकती है। और इसमें क्या दे रखा है, नहीं जी जारी की जा सकती, ना तो सरकारी खिलाफ ना ही प्राइवेट खिलाफ। इसलिए कथन गलत है दोस्तों।
इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, पूछा क्या है। अगला क्या है कथन कि कोई भी सार्वजनिक विचारधारा वाला व्यक्ति क्यू वारंट की रिट प्राप्त करने के लिए न्यायालय में जाने के लिए याचना करता हो सकता है। तो बिल्कुल बात सही है दोस्तों। कैसे कि जो क्वान वारंटो है, क्यू वारंटो, जिसे हम अधिकार प्रंचा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हिंदी में क्या कहते हैं? अधिकार परीक्षा। कहने का मतलब यह है कि आपको इंग्लिश वर्ड को भी ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन यूपीएससी में इंग्लिश वर्ड का भी टर्म्स जो है उसको समझना चाहिए आपको। तो अधिकार परीक्षा के बारे में बोला है कि कोई भी सार्वजनिक विचारधारा वाला व्यक्ति को वारंटों की रिट प्राप्त करने के लिए न्यायालय जाने के लिए याचना करता हो सकता है। तो दोस्तों जो क्यू वारंटो है, रिट जो होती है, उसमें क्या होता है, यह एकमात्र ऐसी रिट है जो क्या की जाती है दोस्तों, ये एकमात्र ऐसी रिट है जो तीसरे व्यक्ति द्वारा भी जारी की जा सकती है, जिसका इससे कोई मतलब ना हो। कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा मांगी जा सकती है, जरूरी नहीं कि वो पीड़ित ही हो। तो इसलिए ये कथन भी सही है दोस्तों। आपको क्या है, देखो मान ले मैंने क्वेश्चन आपको सोल्व कराया है, इसमें क्या है, प्रवृत्ति क्या है, क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड क्या है। अभी तक तो क्या था, 2022 तक तो क्या था, 2022 का क्वेश्चन है दोस्तों। अभी तक तो क्या था कि आपको ऐसे कथन दे दिए 1 और 2 सही, केवल 1 2 सही, ऐसे करके दे दिया। अब के बाद क्या दे रहे हैं दोस्तों, 2023 में ट्रेंड देखा गया है। अब क्या है, क्या हो गया सिस्टम, केवल 1 युग्म सही, केवल 2 युग्म सही। अब इसमें जैसे मान ले इसमें ये क्वेश्चन होता तो हम क्या करते हैं, केवल 2 युग्म सही। कौन कौन सा? पहला और तीसरा। तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको जैसे क्वेश्चन पूछा गया उसी हिसाब को आपको डालना है और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको ये मैं बार बार कह रहा हूं कि जो संविधान की 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची से हर बार नहीं कह सकता, लेकिन बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि आपको 5वीं और 6वीं अनुसूची, 5th एंड 6th शेड्यूल को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। उनके बारे में पढ़ना है कि इनके कौन कौन से कार्य क्षेत्र हैं, जो भी हैं, और क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी विशेष क्षेत्र को भारत की संविधान की जो 5वीं अनुसूची है, 5th शेड्यूल है, उसके अंतर रखा जाए या लाया जाए, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसके परिणाम को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। तो कहने का मतलब है, अगर हम किसी क्षेत्र को क्या करते हैं, 5वीं अनुसूची में लाते हैं, तो उसके लिए क्या विशेष हो जाता है, और हमसे पूछा सबसे अच्छा क्या दर्शाता है। कहने का मतलब है, मान लीजिए ऐसे क्वेश्चनों में सबसे मेन चीज क्या होती है, आपको ये बात सही है, आपको ये बात सही है दोस्तों। क्या सही है कि आपको ये जो क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या है कि आपको इसमें सब दो जो कथन दे रखे हैं वो ज़्यादातर सही है, लेकिन आपसे पूछा सबसे अच्छी तरह सही क्या दर्शाता है। तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो पहला कथन क्या दे रखा है, इससे आदिवासी लोगों को भूमि का गैर आदिवासी लोगों को हस्तांतरण से रोका जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। अगर आदिवासी लोग जो हैं उनकी भूमि को गैर आदिवासी को हस्तांतरण से रोका जा सकता है, अगर 5वीं शेड्यूल में किसी क्षेत्र को डाल दिया जाता है तो। अगला क्या करा है, इससे उस क्षेत्र की स्थानीय स्वशासी निकाय का निर्माण हुआ। हाँ ये भी है, सही होता है, बिल्कुल होता है। अगला क्या है, इससे वह क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित हो जाएगा। ये कथन गलत है दोस्तों। ऐसा कुछ नहीं है कि केंद्र शासित प्रदेश में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे क्षेत्रों वाले राज्य को विशेष श्रेणी राज्य घोषित किया जा सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन हमसे पूछा है सबसे अच्छा क्या दर्शाता है। अगर हम 5th शेड्यूल में डालते हैं तो दोस्तों आपको पता है कि अगर हम 5th शेड्यूल में डालते हैं किसी क्षेत्र को, तो उससे सबसे बेहतरीन काम क्या होता है कि आदिवासी जो लोग हैं उनकी भूमि को गैर आदिवासी को हस्तांतरण करने के जो रोका जा सकता है, क्योंकि 5वीं अनुसूची क्या है, जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित अनुसूची है। अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया है, ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको करना क्या है कि जैसे ये क्वेश्चन आपने देखा तो संविधान की 5th शेड्यूल अनुसूची है, इसके बारे में पढ़ना है और पूरा पढ़ना है। ये आपका होमवर्क है दोस्तों, तब तो आपको ये सीरीज काम आएगी, वरना कोई काम नहीं आएगी। ये सच्चाई है। तो आपको 5th शेड्यूल को पढ़ना है, 6th शेड्यूल को पढ़ना है साथ में, कि इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, किन किन राज्यों में लागू है। अगर ऐसा हो जाए, इसे मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछा है कि विशेष क्षेत्र को ऐसा दर्जा दिया जाए, 5वीं अनुसूची में डाल दिया जाए, तो क्या होगा, इसका प्रभाव क्या होगा।
ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा क्या है, क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अनुसूचित जो जनजातीय क्षेत्र है उनका निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, उनके मापदंड कैसे हैं, अनुसूचित क्षेत्र किस प्रकार है, मापदंड क्या क्या है। ये क्वेश्चन तो यूपीएससी में पूछा गया ये वाला तो, लेकिन बीपीएससी में क्वेश्चन क्या पूछा गया है इस बार, जो 69वीं बीपीएससी एग्जाम थी 2023 में पेपर लगा था इसका, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया कि अगर अनुसूचित क्षेत्र को हम किस प्रकार इसके मापदंड होते हैं, कोई क्षेत्र को हम अनुसूचित क्षेत्र घोषित करते हैं तो उसके मापदंड क्या है। तो क्वेश्चन को कैसे ही पूछ सकते हैं, क्वेश्चन को आपको समझना यह है कि इसकी ट्रेंड एनालिसिस ये कहता है कि आपको 5th एंड 6th शेड्यूल को पढ़ना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आगे किस प्रकार से पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। जो ये बगल में क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्या है, ये इंग्लिश वाला, इसका ये इंग्लिश जो है ये हिंदी वाला इंग्लिश वाला अंतर है। ये अलग क्वेश्चन है और ये अलग क्वेश्चन है, तो आपको इसमें मतलब क्या परेशानी नहीं करनी, आपको ये नहीं देखना कि क्वेश्चन दोनों एक ही, ये अलग अलग है दोस्तों। इसके लिए माफी चाहते हैं, टाइपिंग गलती से हो गई इधर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब ये देखो दोस्तों, ये 2021 का क्वेश्चन पेपर है जिसमें पॉलिटिक्स क्वेश्चन पूछे गए। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है और आपको आराम से पढ़ना है। भारतीय संविधान के तहत धन का संकेंद्रण उल्लंघन करता है। मतलब कहने का मतलब है, आपको अगर पैसे, जैसे आपको अगर क्या कर सकते हैं, आपको एक सीधी सी बात है, धन का केंद्रीकरण कर सकते हैं। पहले क्या था, धन का केंद्रीकरण लागू था, एक प्रकार से संपत्ति का अधिकार ही लागू था। हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन हमने एक संशोधन किया। उस संशोधन के तहत जो संपत्ति का अधिकार था, ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ, और उसके तहत क्या किया गया, जो संपत्ति का अधिकार था, जो मौलिक अधिकार था, हमारा संपत्ति का मौलिक अधिकार था, सबसे पहले काम किया गया कि इसे क्या किया गया, इसे किया गया था विधिक अधिकार, और इसे संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 300A में रख दिया गया। अब देखो आप, संपत्ति का अधिकार जो था मौलिक अधिकार था शुरुआत, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे विधिक अधिकार दिया गया। अब क्या है, आपसे सबसे पहले चीज देखनी है कि आपको यह समझना है कि जो धन का केंद्रीकरण है, संकेंद्रीकरण है, धन को रखना, एक संपत्ति का अधिकार था पहले, उसे खत्म कर दिया गया। क्यों किया गया, क्योंकि ये डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इससे टकराव था। तो कहने का मतलब यह है कि धन का संकेंद्रण का उल्लंघन करता है, तो इसका मतलब क्या है, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से टकराव था। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों कि ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के टकराव था, इसलिए इसका आंसर है कि धन का संकेंद्रीकरण का उल्लंघन करना मतलब है कि राज्य की नीति निर्देशक का उल्लंघन करना। अब क्या है, आपको इसमें आर्टिकल भी ध्यान रखना है, अगर याद रह जाए तो दोस्तों। आर्टिकल क्या है इसमें, आर्टिकल है आर्टिकल अनुच्छेद 39। एक बार इधर से लिख देता हूं, दूसरी जगह कलर चेंज कर लेता हूं। अनुच्छेद 39C ये क्या कहता है, ये कहता है दोस्तों कि अगर मान लेते हैं कि आर्थिक व्यवस्था के संचालन के लिए, क्या कह रहा है कुछ, ये क्या कह रहा है दोस्तों, आर्टिकल 39C क्या कहता है, कलर चेंज कर लेता हूं। ये कहता है कि भाई अगर आर्थिक व्यवस्था के संचालन के परिणाम स्वरूप सामान्य हानि के लिए धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रित नहीं होना चाहिए,
मतलब इकट्ठा नहीं होना चाहिए, यही तो बोला है इसमें। और हमसे पूछा भी क्या है, तो ये दोस्तों इसका आंसर है बी। क्या है दोस्तों इसका आंसर? बी। कैसे है कि धन का संकेंद्रीकरण हो रहा है, वहां उल्लंघन किसका होगा? राज्य के नीति तत्वों का। और ये आर्टिकल 39C में बात कही है कि अगर अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए सामान्य हानि के लिए धन का और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण हो रहा है तो राज्य की नीति का उल्लंघन हो रहा है, ये बात। तो इसलिए दोस्तों ये चीज ध्यान रखनी है, अगर राज्य के नीति तत्वों का उल्लंघन हो रहा है तो धन का संकेंद्रीकरण की वजह से हो रहा है, तो इसलिए इसका आंसर है बी। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मैंने आज इसके बारे में अभी बताया था आपको, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है? क्वेश्चन पूछा क्या गया कि भारत में संपत्ति के अधिकार की स्थिति क्या है, वर्तमान में पूछी है। पहले क्या थी उससे मतलब नहीं है, वर्तमान में क्या स्थिति है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऑप्शन क्या करें, कानूनी अधिकार केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है, जो ये संपत्ति का अधिकार है केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है। तो ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। किसी भी व्यक्ति को उपलब्ध कानूनी अधिकार है, ये बात सही हो सकती है, अभी बताते हैं कैसे। तो ये हो सकती है। अगला देखते हैं, मौलिक अधिकार केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है। भाई पहली बात तो जो संपत्ति का अधिकार है अब मौलिक अधिकार रहा नहीं, ये कौन सा अधिकार बन गया दोस्तों? ये बन गया है विधिक अधिकार। विधिक अधिकार बन गया फिलहाल में 300A में है अब इस टाइम इसका। अगला क्या है, न तो मौलिक अधिकार नहीं कानूनी अधिकार, ये तो बिल्कुल गलत है। तो इसमें पहला गलत है, तीसरा सी गलत है और डी गलत है, बी सही है इसका दोस्तों। पहली बात आपको मैंने ऊपर बता दिया था, क्या बताया था आपको इस बारे में? बताया था कि जो मौलिक अधिकार था पहले संपत्ति का, वो कानूनी अधिकार बना दिया गया। किसके तहत? अमेंडमेंट किया गया था 44वें संविधान संशोधन के तहत। ये मैंने आपको बताया था ना अभी ऊपर, 44 संविधान संशोधन 1978 के तहत संशोधन किया गया और इससे संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया। तो ये क्या है? ये क्या है दोस्तों? विधिक अधिकार, पहली बात तो। दूसरी बात, जिसे हम कानूनी अधिकार बोल सकते हैं, दूसरी बात क्या है दोस्तों, ये क्या है, न केवल राज्य के नागरिकों के लिए बल्कि जो बाहर के लोग आते हैं उनके लिए भी ये अधिकार है। तो इसलिए इसका आंसर दोस्तों बी है। ये मौलिक अधिकार नहीं होकर विधिक अधिकार है और ये राज्य के नागरिकों के अलावा किसी भी व्यक्ति को लिए उपलब्ध है। एक बात बताओ, आपकी प्रॉपर्टी विदेश की कोई कंपनी आ रही है, वो भारत में स्थापित होती है, उसको अधिकार देना पड़ेगा ना। समझ रहे हो बात को? तो ये तो बात सही है, संपत्ति के लिए तो अधिकार देना पड़ेगा, लेकिन ये मौलिक अधिकार नहीं होकर अब ये विधिक अधिकार हो गया, इसलिए इसका आंसर दोस्तों बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। अब की बात नहीं कर रहे, 26 जनवरी 1950 को। तो देखो दोस्तों, पहली क्वेश्चन क्या है कथन, पहला है ऑप्शन एक लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ये बात तो सही है, लेकिन अब और ऑप्शन को भी पढ़िए। एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, हाँ ये बात सही है। अगला क्या है सी वाला, एक संप्रभु धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। 1950 की बात की गई है 26 जनवरी की, तो ये तो बाद में जोड़ा गया ना, धर्मनिरपेक्ष तो बाद में जोड़ा गया, आपको पता ही है जैसा कि, ठीक है। तो ये बात गलत है। अगला क्या है, एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ये बात भी गलत है। ये सब जो है धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और एक और था, कौन सा था? तो दोस्तों 42वां संविधान संसद हुआ था, संविधान में कौन सा? 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें क्या था? जिसमें था, इसमें 3 शब्द जोड़े गए, 3 शब्द जोड़े गए प्रस्तावना में। क्या क्या था वो शब्द? 3 थे शब्द। पहला शब्द था समाजवादी, अगला शब्द था धर्मनिरपेक्ष और तीसरा शब्द था दोस्तों अखंडता। तो इसमें क्या दे रखा है कि 26 जनवरी 1950 को भारत की स्थिति क्या थी, हमसे पूछा, यही तो है। तो दोस्तों एक लोकतांत्रिक गणराज्य, बात तो सही है, लेकिन अगला जो ऑप्शन है बी, एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि पहला हो नहीं सकता, क्योंकि पहले से तो बढ़िया जो एक्सप्लेन कर रहा है इस बात को वो बी है। तीसरा चौथा तो वैसे ही गलत है, क्योंकि इसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी धर्मनिरपेक्ष दे रखा है,
तो इसलिए इसका आंसर दोस्तों बी। इसका आंसर क्या है दोस्तों? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए। 2020 2021 और 2023 ये लगातार 3 सालों में आया क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर देते हैं एग्जामिनर। बाकी क्वेश्चन वही है, उसका मतलब भी वही है। देखो संवैधानिक जो गवर्नमेंट क्या होती है, कहने का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होती क्या है। तो भाई संवैधानिक अधिकार, संविधान सरकार क्या होती है कि जब सरकार को सीमित करने के लिए नागरिकों को अधिकार देना। समझ रहे हो आप बात को? इसके लिए हमने प्रावधान किया गया है, मौलिक अधिकारों को लिया गया है। मौलिक अधिकार क्या है? नागरिकों की वो अधिकार है जो राज्य को सीमित करते हैं, राज्य के कार्यक्षेत्र को सीमित करते हैं। अगर राज्य के कार्यक्षेत्र को सीमित नहीं करते तो राज्य हम पे, मतलब राज्य लोगों पर हावी हो जाता। इसलिए हमने क्या है, संवैधानिक सरकार की जो बात है उसको हमारे संविधान में लिया गया है। तो मैंने बात क्या है, यही बात है। तो अब क्या है क्वेश्चन में, संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? तो देखो संघीय ढांचे के वाले राष्ट्र को एक प्रतिनिधि सरकार, तो इससे कोई मतलब नहीं है संविधान सरकार का, गलत। एक सरकार जिसके प्रमुख नाम मात्र की शक्ति प्राप्त हो, ये भी गलत। एक ऐसी सरकार जिसके मुख्य वास्तविक शक्ति प्राप्त हो, इससे तो मतलब ही नहीं है ना। अगला बात है ना ये डी वाला, संविधान की शर्तों द्वारा सीमित सरकार। संविधान की शर्त क्या है कि मौलिक अधिकार के द्वारा नागरिकों को अधिकार दिए गए, मौलिक अधिकार, उनसे क्या है सरकार सीमित होती है। सरकार सीमित होती है तो प्रतिबंध होती है, तो उसे संविधान सरकार कहते हैं। तो इसलिए दोस्तों इसका आंसर डी। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि संविधान सरकार के लिए होना क्या चाहिए। तो सबसे पहली चीज है कि संविधान सरकार अगर कहीं किसी भी देश की है, उसका मतलब है कि वहां पर मौलिक अधिकार दिए हुए, स्वतंत्रता समानता सब कुछ दी हुई है, जिससे क्या है नागरिक अपने अधिकारों की, मतलब अपने अधिकारों को मनवाने के लिए राज्य पर दबाव डाल सके। समझ रहे बात को? तो इसलिए इसका आंसर दोस्तों डी ऑप्शन में इसका बेहतरीन एक्सप्लेन कर रहा है संविधान सरकार को। बाकी ये 3 ऑप्शन गलत है, इसलिए इसका आंसर है डी। और ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको समझना चाहिए कि अगली बार क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये भी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है पॉलिटी का। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पूछा क्या है, मेन चीज ये ध्यान रखनी है, पूछा लास्ट में ही देख लेना है आपको, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों ये थोड़ा टाइपिंग में गलती हो गई। ये देखो पहला कथन है, ये दूसरा कथन है और ये तीसरा कथन है। ठीक है, और पूछा क्या, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब ये चीज ध्यान रखनी है, जल्दीबाजी में क्या करते हैं, सही है इसको पढ़ लेते हैं और सही नहीं है उसको गलत, मतलब नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कथन पहला कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के तहत उपाधियां हैं। तो ये बात गलत है दोस्तों। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के तहत उपाधियां नहीं है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। और हमसे पूछा क्या है, सही कौन कौन सा नहीं है, तो पहला का सही नहीं है। दूसरा कथन क्या है, वर्ष 1954 में शुरू किए गए पद्म पुरस्कार को केवल एक बार ही निलंबित किया गया है। तो ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों, इसे कई बार निलंबित किया गया है, ना कि एक बार। एक बार नहीं किया गया दोस्तों, इसे कई बार निलंबित किया गया है, तो इसलिए ये भी गलत है। अगला है कथन, भारत रत्न पुरस्कार की संख्या किसी विशेष वर्ष में अधिकतम 5 हो सकती है, ये बोला है हमसे। तो ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों, 5 नहीं होकर ये 3 हो सकती है। कितनी हो सकती है दोस्तों, 3 हो सकती है। तो तीनों ही कथन गलत है। और हमसे पूछा क्या है, सही नहीं है, तो तीनों ही कथन सही नहीं है, 1, 2 और 3। अगर 2023 का पेपर होता है ये, तो इसमें क्या होता है, केवल एक युग में सही है, एक युग में सही नहीं है, केवल 2 युग में सही नहीं है, केवल 3 युग में सही नहीं है, तो तीनों युग में सही नहीं है। अगर ऐसे क्वेश्चन होता तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, पहले आपसे पूछा गया रेट के संबंधित क्वेश्चन, अब पूछ रहे हैं कि हिरासत जो भी होती है, कस्टडी कैसे होती है, जुडिशनल कस्टडी क्या होती है, न्यायालयिक हिरासत क्या होती है, पुलिस हिरासत क्या होती है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये भी चीज़ें पढ़नी है दोस्तों। क्या है कि और ये क्वेश्चन है ना, जो उस टाइम क्या है करंट में चल रहा था कोई मुद्दा,
उसको लेकर क्वेश्चन पूछ लिया आपसे और इसका आपसे स्टैटिक पूछ रहे हैं। बस ये करंट क्या है, स्टैटिक्स को आपको स्टैटिक पता नहीं है तो करंट से कोई मतलब भी नहीं है आपका। ठीक समझ रहे बात को। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। न्यायिक हिरासत का मतलब है कि एक आरोपी संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे आरोपी को पुलिस स्टेशन में बंद किया जा सकता है, जेल में नहीं। पहली चीज, अगर न्यायिक हिरासत हो तो इसका मतलब यह है दोस्तों, न्यायिक हिरासत है तो उसे जेल में बंद किया जा सकता है, थाने में नहीं। इसमें उल्टा दे रखा है हमको, इसके विपरीत दे रखा है। न्यायिक हिरासत का मतलब एक आरोपी संबंध मजिस्ट्रेट की हिरासत में है, ऐसे आरोपी को पुलिस स्टेशन बंद किया जा सकता है। ये बात गलत है दोस्तों। वो क्या है, वो पुलिस हिरासत थी। पुलिस हिरासत में थाने में बंद किया जा सकता था, लेकिन न्यायिक हिरासत में दोस्तों जेल में बंद किया जा सकता है। तो ये कथन, पहला कथन दोस्तों गलत है। और हमसे पूछा क्या है, कौन से कथन सही है, तो पहला तो गलत है। इसमें क्या है, कह दे रखा है जेल में नहीं किया जा सकता, हिरासत में। इसमें उल्टा है, जेल में किया जा सकता है, थाने में नहीं। इसलिए ये कथन गलत है। अगला क्या दे रखा है कथन दूसरा, कि न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी को अदालत की मंजूरी के बिना संदिग्ध से पूछताछ करने की अनुमति नहीं होती। ये बात बिल्कुल सही दोस्तों। अगर किसी को न्यायिक हिरासत के लिया गया है तो उसके दौरान जो पुलिस अधिकारी को संदिग्ध पूछताछ की अनुमति नहीं होती। हाँ, एक काम हो सकता है दोस्तों, इसमें क्या हो सकता है कि अदालत के सामने पेश करने के लिए तथ्यों के तहत पूछताछ अवश्य होने पर अदालत पूछताछ की अनुमति जरूर दे सकती है, लेकिन पूछताछ नहीं कर सकते, इसे संदिग्ध हो रहा है तो ये चीज़ ध्यान रखनी दोस्तों। इसलिए इसका आंसर दोस्तों बी है। अब आपको क्या करना है, जुडिशली कस्टडी क्या होती है, ऐसे आपको समझना है कि अगली बार क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। न्यायिक हिरासत के बारे में पूछा है, अगली बार पुलिस मतलब हिरासत के बारे में पूछ सकता है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ट्रेंड एनालिसिस का मतलब यही होता है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखकर आपको समझना होगा। अगर यही क्वेश्चन 2023 में होता तो केवल एक युग्म सही, दो युग्म सही, तो आपको क्वेश्चन का आंसर होता केवल एक युग्म सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जैसा कि आपको बताया कि 2021 का पेपर चल रहा है, जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं 2021 के पेपर के हैं, जो पॉलिटी के क्वेश्चन है। एक चीज ध्यान रखनी दोस्तों कि उस टाइम कोई करंट में मुद्दा चल रहा हो पक्का, तभी ये क्वेश्चन पूछा गया। और पॉलिटी में क्या है, सबसे आपको बेसिक चीज़ों को पता है तो आप क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं दोस्तों। इतना लेंथी पेपर नहीं होता। पॉलिटी के जो क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, पर आपकी समझ के विकसित करने पर ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है। जब कोई कैदी, क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित क्वेश्चन मतलब कथनों पर विचार कीजिए भारत के संदर्भ में। जब कोई कैदी पर्याप्त मामला बनाता है तो ऐसे कैदी को परेल इंकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह एक अधिकार का मामला बन जाता है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी दोस्तों, परोल होती क्या है। आपको परोल के बारे में पता नहीं है तो उसका मतलब क्या है, मतलब आपको पता होना चाहिए ना। तो देखो, परोल एक विशेषाधिकार है, लेकिन किसी भी दोषी कैदी का अधिकार नहीं है। और इसमें क्या दे रखा है, दोषी कैदी के बारे में दे रखा है। तो परोल क्या है दोस्तों, एक विशेषाधिकार है। और विशेषाधिकार है जो दोषी होता है, दोषी कैदी का यह अधिकार नहीं है। पहली बात यह ध्यान रखनी। और इस क्वेश्चन में दे क्या रखा है, कथन में दे क्या रखा है कि यह कोई कैदी पर्याप्त मामला बनाता है तो ऐसे कैदी को परोल से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसे इसका अधिकार का मामला बन जाता है। तो ये गलत बात है दोस्तों। जो दोषी कैदी होता है उसको ये अधिकार नहीं है, और कुछ कथन में दे रखा है, तो ये गलत बात है। अगला क्वेश्चन क्या कर, राज्य सरकारों के पास कैदियों को परोल पर रिहा करने का अपने नियम होते हैं। तो एक चीज ध्यान रखनी है, जो जेल होती है ये संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, राज्य सूची के तहत राज्य के विषय है। पहली बात तो अनुसूची में है, 7वीं अनुसूची में दे रखा है, और ये क्या राज्य का विषय है, राज्य सूची का विषय है। तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। क्या बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है कि जो राज्य सरकारों के पास कैदियों को परोल पर रिहा करने के नियम होते हैं, बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर दोस्तों बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, और ये लास्ट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है
ये उस टाइम करंट में चला हुआ क्वेश्चन था। राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा मंत्रालय अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारियों की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए नोडल एजेंसी से भी क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। ये 2021 के पेपर के क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपको अगर कोई भी स्कीम पढ़नी है, कोई भी अधिनियम आया है, तो उसमें क्या नोडल एजेंसी क्या कौन सी है, इसके लाभार्थी कौन कौन है, तो इसका आंसर दोस्तों सीधा ही है, इसका आंसर है डी। क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखना, अनुसूचित जनजाति और वन से संबंधित क्वेश्चन है, तो एक बात बताओ, जनजातीय मंत्रालय होगा कि नहीं होगा, सीधा ध्यान रखो भाई। एक बात देखो, पर्यावरण ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? देखो, पर्यावरण वन जल परिवर्तन मंत्रालय तो क्या है कि क्लाइमेट चेंज को लेकर कुछ चीज़ें होती हैं तब आता है। पंचायती, भाई एक बात बताओ, अनुसूचित जनजातियों के बारे में जो बात चलती है ज़्यादातर क्या होती है, जनजातीय मंत्रालय हैंडल करता है। तो ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। तो दोस्तों आज हमने 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए, और ये क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से हम पढ़ना है, और आगे भी हम इस सीरीज को जारी रखेंगे। आपको एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसको देख रहे हैं तो सबसे पहले आप जब इस वीडियो को देखें उसके बाद तुरंत ये देखें कि हमने जो पढ़ रहे हैं वो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, और उसको फिर से आपको पढ़ना है। जैसे मैंने आपको बताया 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे रेट को संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये फिक्स क्वेश्चन है, फिक्स का मतलब है कि इनसे ही थीम से क्वेश्चन आते हैं आपके। धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक बना रहने के लिए आपको।